हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटास यूट्यूब चैनल। और आज से हम लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड इक्विटी की लेक्चर सीरीज़ जो है वो बिगिन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये उस लेक्चर सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी की। ठीक है, तो ये सारे जो अभी स्टार्टिंग वाले हैं ये सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ होंगे जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विटी, इन सबको डील करेंगे एंड फिर फर्दर हम ट्रस्ट के ऊपर भी आएंगे। सो वन बाय वन वी विल मेक लाइक ईच वीडियो अपॉन द रेलेवेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी की। ठीक है, तो अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है, स्टैट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोड्स हैं, तो फिर ये जो इक्विटी है इसकी आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या इसकी नीड पड़ गई। ठीक है, सो बिफोर बिगनिंग मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछती हूँ, दैट इज़ कि जो सपोज कि किसी स्कूल का रूल है कि 9 बजे के बाद किसी स्टूडेंट को एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड अब एक स्टूडेंट 9:05 पर आता है क्योंकि रास्ते में उसने एक एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प की और एम्बुलेंस वगैरह बुलाई। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ रूल देखे तो स्टूडेंट को अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, जो स्कूल के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर्कमस्टांसेस देखे और कहे कि रूल अपनी जगह है लेकिन इस केस में स्टूडेंट ने एक लाइक इंसानियत का काम किया है इसलिए इसको अलाउ किया जाता है, तो बताइए क्या यहाँ पे रूल फॉलो हुआ है या फिर जस्टिस? तो यहाँ पे जस्टिस को प्रेफरेंस दी गई है और इसी थिंकिंग को लॉ की लैंग्वेज में हम इक्विटी कहते हैं। इसी वजह से एक फेमस सेइंग भी है, दैट इज इक्विटी स्टेप्स इन वेयर द लॉ बिकम्स टू रिजिड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि इक्विटी का कंसेप्ट डेवलप ही क्यों हुआ था। ठीक है, इसका पर्पस क्या था और ग्रेट जो जूरिस्ट थे वो मतलब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। ठीक है, सो बिना किसी डिले के लेट्स जस्ट बिगिन विद अ वीडियो। बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्विटी की। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इक्विटी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इक्विटास से डेराइव हुआ है। ठीक है, एंड इक्विटास का मीनिंग होता है फेयरनेस, जस्टिस या फिर इक्वालिटी। यानी जब किसी डिसीजन में सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज नहीं बल्कि फेयरनेस और जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उस कंसेप्ट को इक्विटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इक्विटी का मतलब सबको एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट देना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर पर्सन के सर्कमस्टांसेस को देखकर फेयर ट्रीटमेंट देना। इस डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सपोज कि अगर एक टीचर क्लास के सब स्टूडेंट्स को सेम साइज का शू दे दे तो यहाँ पे क्या इक्वालिटी है? तो यस, इक्वालिटी है। लेकिन क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फेयरनेस तब होगी जब हर स्टूडेंट को उसके फुट साइज के अकॉर्डिंग शू मिले। ठीक है, एंड यही बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। और आज जो गवर्नमेंट है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, या फिर विमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़ वगैरह, या फिर स्कॉलरशिप्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ये सब इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी बेस्ड अप्रोच के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यानी जिन लोगों को सोसाइटी में डिसएडवांटेज मिला है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर एक्चुअल जस्टिस इंश्योर किया जाता है। यही बेसिक मीनिंग है इक्विटी का। ठीक है, सो इक्विटी इन सिंपल टर्म्स, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो इक्विटी का मतलब है जब लॉ की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन किसी पर्सन के साथ इनजस्टिस करने लगे तब कोर्ट फेयरनेस जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट लॉ को इग्नोर कर देता है। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि लॉ का पर्पस जस्टिस देना था या इनजस्टिस करना। अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से इनजस्टिस हो रहा है तो इक्विटी वहां पे इंटरवीन करती है। को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कि किसी टेनेंट ने रेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और बैंक सर्वर इशू की वजह से अमाउंट ओनर के अकाउंट में अगले दिन वो क्रेडिट होता है और इस वजह से जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि लेट पेमेंट हुई है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करने की बात करता है लैंडलॉर्ड। अब टेक्निकली जो पेमेंट है वो लेट हुई है लेकिन प्रैक्टिकली टेनेंट की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट जो है वो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को कंसिडर कर सकते हैं, यानी सिर्फ वर्डिंग नहीं सर्कमस्टांसेस जो है वो भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विटी इन लीगल सेंस की। तो लीगल लैंग्वेज में इक्विटी को समझते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग इक्विटी रेफर्स टू दोज प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस जो कोर्ट्स ने डेवलप किए ताकि कॉमन लॉ की रिजिडिटी और टेक्निकल डिफेक्ट्स को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉमन लॉ रिजिड क्यों था? तो इंग्लैंड में कॉमन लॉ का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। जज सिर्फ वही रेमेडी दे सकता था जो लॉ अलाउ करता था। अगर किसी पर्सन को इनजस्टिस हो रहा हो और लॉ उस सिचुएशन को कवर ही ना करता हो तो कोर्ट वहाँ पे उन सारे केसेस में हेल्पलेस हो जाती थी। ठीक है, लोग डायरेक्टली किंग के पास पिटिशंस भेजने लगे इस वजह से, एंड किंग ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चांसलर को दी
और यहीं से डेवलप हुई कोर्ट ऑफ चांसरी, और वहीं से जो इक्विटी है उसका भी लाइक बर्थ हुआ। यानी इक्विटी किसी बुक से नहीं बनी है, ये इनजस्टिस को देखकर ग्रेजुअली कोर्ट्स ने डेवलप की थी। इसे इक्विटी को हम जज मेड प्रिंसिपल्स जो है वो भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक सिंपल इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे सपोज कि आपने किसी पेंटर को एडवांस पेमेंट देकर अपनी फैमिली पोर्ट्रेट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। पेंटर बाद में मना कर देता है कि नहीं, वो जो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट है वो नहीं बनाएगा, तो कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन दे सकता था, लेकिन आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको वही यूनिक पेंटिंग चाहिए। तो यहाँ इक्विटी एक स्पेशल रेमेडी देती है, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि पेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको परफॉर्म करे, यानी इक्विटी ने कॉमन लॉ को रिप्लेस नहीं किया है, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको फिल किया है। और आज हम इंडिया में भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963 इसी इक्विटेबल फिलोसफी पर बेस्ड जो हमारा स्टैट्यूट है, जो क्या कहते हैं, एनफोर्स किया गया था, ठीक है। फिर जो इक्विटी है वो सप्लीमेंट करती है कॉमन लॉ को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विटी कॉमन लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये सिर्फ उसको सप्लीमेंट करती। इसीलिए कहा जाता है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, यानी इक्विटी कभी भी लॉ के अगेंस्ट अननेसेसरीली ऑपरेट नहीं करती, वो लॉ को सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर की जो इक्विटी है ये कब इन्वोक होती है। तो इक्विटी तब इन्वोक होती है जब डिफेंडेंट का जो कंडक्ट है वो अनकॉन्शनेबल हो जाता है। अब अनकॉन्शनेबल का क्या मीनिंग है, तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कंडक्ट जो मॉरली अनफेयर हो सकता है लीगली वो अलाउड हो, लेकिन एथिकली वो गलत हो, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ इक्विटी की, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू करेक्ट इनजस्टिस। तो जहाँ स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ जस्टिस इंश्योर करना, ये इक्विटी का पर्पस है। लॉ का फाइनल गोल पनिशमेंट या प्रोसीजर नहीं है बल्कि जस्टिस है, ठीक है। देन सेकेंड जो है दैट इज टू सप्लीमेंट कॉमन लॉ, दूसरा पर्पस है कॉमन लॉ की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करना, यानी लॉ के गैप्स जो है उनको फिल करना। लॉ हर सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और जो सोसाइटी है हमारी वो रोज ही चेंज होती रहती है, ठीक है। नए डिस्प्यूट्स जो है वो अराइज होते हैं, और इक्विटी लॉ को मॉडर्न सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्केबल बनाती है, ठीक है। देन थर्ड इज टू प्रिवेंट अनफेयरनेस, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है अनफेयर एडवांटेज को रोकना। अगर कोई पर्सन टेक्निकल लूप होल्स का मिसयूज करके बेनिफिट लेना चाहे तो इक्विटी उसको अलाउ नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉ विदाउट इक्विटी में बिकम हार्श, बट इक्विटी विदाउट लॉ में बिकम अनसर्टेन। तो दोनों का बैलेंस जो है वही रियल जस्टिस प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक आपको लाइक करंट रेलेवेंस की बात बताऊं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इक्विटी सिर्फ इंग्लैंड की हिस्ट्री है, तो बिल्कुल नहीं। आज भी इंडियन जुडिशरी इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइक कंप्लीट जस्टिस करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्शंस पास करते हैं, या फैमिली डिस्प्यूट्स, इन्वायरमेंटल मैटर्स एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केसेस में फेयरनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तब इक्विटेबल थिंकिंग जो है वहाँ क्लियरली विजिबल होती है, वो नजर आती है। इसीलिए इक्विटी सिर्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज के लीगल सिस्टम का भी वो एक लिविंग प्रिंसिपल है, दैट वी कैन से, ठीक है। अब तक हमने समझा इक्विटी का मीनिंग क्या है, उसका लैटिन ओरिजिन देखा, सिंपल और लीगल मीनिंग की बात की, कॉमन लॉ से रिलेशनशिप देखा, इक्विटी का पर्पस क्या है हमने ये देखा, और साथ ही हमने कुछ इलस्ट्रेशंस और जो करंट रेलेवेंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने वो भी देखे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दुनिया के जो फेमस जुरिस्ट है आखिर वो इक्विटी को कैसे डिफाइन करते हैं। क्या एरिस्टोटल, सर हेनरी मेन, मेटलैंड और जस्टिस वेस्ट जो है सब एक ही बात कहते हैं, या फिर उनके जो अप्रोचेस हैं वो अलग अलग हैं। तो इसी को अब हम फर्दर डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ इक्विटी की। तो एरिस्टोटल को दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स में से एक माना जाता है, एंड उन्होंने इक्विटी को डिफाइन करते हुए कहा कि इक्विटी इज द करेक्शन ऑफ लॉ वेयर इट इज डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ इट्स जनरलिटी। अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एरिस्टोटल कहना चाहते थे कि लॉ जनरली सब लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन सोसाइटी में हर सिचुएशन जो है वो यूनिक होती है, हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। इसी वजह से कभी कभी जनरल लॉ किसी स्पेसिफिक केस में इनजस्टिस जो है वो क्रिएट कर देता है, और जब ऐसा होता है तब इक्विटी उस डिफेक्ट को करेक्ट करती है। यानी प्रॉब्लम लॉ में नहीं होती है, बल्कि प्रॉब्लम उसके जनरल नेचर में होती है। लॉ सब सिचुएशंस को प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। सपोज कि एक सिटी है और उसमें एक रूल बना कि पार्क में कोई व्हीकल जो है वो एंटर नहीं करेगा। तो रूल का पर्पस है लोगों को लाइक सेफली वॉक करने देना, ये सारे चीज़ें जो भी
भी इंसान पार्क में करता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन एम्बुलेंस जो है वो इमरजेंसी पेशेंट को लेकर पार्क के अंदर जाना चाहती है क्योंकि वही शॉर्टेस्ट रूट है। अब अगर रूल को लिटरली फॉलो किया जाए तो एम्बुलेंस को रोक दिया जाएगा, लेकिन क्या ये जस्टिस होगा? तो यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं होगा। तो इक्विटी कहेगी कि रूल का पर्पस पब्लिक सेफ्टी था, पेशेंट की जान लेना नहीं, इसीलिए इस सिचुएशन में एक्सेप्शन जो है वो अलाउ होना चाहिए। और यही जो एरिस्टोटल का इक्विटी का कॉन्सेप्ट है वो उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इक्विटी के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला इज पार्डनिंग ह्यूमन फीलिंग्स। तो सबसे पहली बात, इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक करते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी जेन्युइन एरर होता है, हर गलती जो है वो फ्रॉड नहीं होती है। तो इक्विटी जज को ये फ्रीडम देती है कि वो सर्कमस्टांसेस देखे, ठीक है। जैसे सपोज कि एक लिटिगेंट कोर्ट की डेट जो है वो मिस कर देता है क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी, तो स्ट्रिक्ट लॉ कहता है कि वहाँ पे उस केस में उसकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी जाएगी। लेकिन जो इक्विटी है वो कहती है कि सिचुएशन को देखो और जो जस्टिस है उसको प्रायोरिटी दो। देन सेकंड जो है दैट इज लुकिंग एट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जज को सिर्फ वर्ड्स नहीं देखने चाहिए, उसको लॉ बनाने वाले का इंटेंशन जो है वो भी देखना चाहिए। कभी कभी वर्ड्स जो है वो इम्परफेक्ट होते हैं लेकिन इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है, तो लॉ का ऑब्जेक्टिव समझना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोर्ट्स अक्सर कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देन जो थर्ड है दैट इज फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ लॉ रादर देन द लेटर ऑफ लॉ। तो ये एरिस्टोटल की सबसे फेमस थिंकिंग है। लॉ के वर्ड्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ का पर्पस। कभी कभी वर्डिंग फॉलो करना लाइक जस्टिस के अगेंस्ट चला जाता है, तब जज स्पिरिट ऑफ लॉ को अप्लाई करता है। इसीलिए कोर्ट्स कई बार कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बिकम अ लाइक कैजुअलिटी ऑफ टेक्निकलिटीज, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आपको ये भी लिखना है कि करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव लॉ है, ह्यूमन फॉलेबिलिटी के बारे में लिखना है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर के बारे में लिखना है, एज वेल एज स्पिरिट ओवर लेटर ऑफ लॉ। ये 4 पॉइंट्स जो है वो आंसर को कंप्लीट बनाते हैं। सो डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। देन नेक्स्ट जो है बात करते हैं सर हेनरी मेन के डेफिनेशन की, ठीक है। तो सर हेनरी मेन ने इक्विटी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया एंड उन्होंने कहा कि इक्विटी इज एनी बॉडी ऑफ रूल्स एग्जिस्टिंग बाय द साइड ऑफ द ओरिजिनल सिविल लॉ founded on distinct principles and claiming incidentally to supersede the civil law by virtue of a superior sanctity inherent in those principles, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी लेंदी है लेकिन इसका हम मीनिंग सिंपल वर्ड्स में भी समझेंगे। तो सर हेनरी मेन जो है वो कहते हैं कि इक्विटी अलग लीगल सिस्टम नहीं है, ये सिविल लॉ के साथ साथ डेवलप हुई एक बॉडी ऑफ रूल्स है। ये रूल्स फेयरनेस और मोरालिटी पर बेस्ड है, और जब सिविल लॉ किसी सिचुएशन में प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाता तब इक्विटी जो है वहाँ पे वो इंटरवीन करती है। ध्यान दीजिए, मेन ने ये नहीं कहा कि इक्विटी जो है वो सिविल लॉ को डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि उन्होंने कहा कि इक्विटी की प्रिंसिपल्स मॉरली सुपीरियर है, इसीलिए एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कोर्ट्स को उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलैंड्स डेफिनेशन की, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस इंग्लिश जूरिस्ट थे। तो एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड ने इक्विटी को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया एंड उन्होंने कहा कि इक्विटी इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स administered by the English courts of justice, which, but for the operation of the Judicature Acts, would have been administered only by the courts of equity. तो पहली बार पढ़ने पर ये डेफिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट लग सकती है लेकिन इसे सिंपल बनाते हैं। तो इंग्लैंड में पहले 2 अलग कोर्ट्स हुआ करती थी, एक वॉज कॉमन लॉ कोर्ट्स एंड दूसरी वॉज कोर्ट ऑफ चांसरी या इक्विटी कोर्ट्स। दोनों अलग रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करती थी एंड बाद में जुडिकेचर एक्ट्स 1873 टू 1875 के बाद दोनों सिस्टम्स को मर्ज कर दिया गया। तो मेटलैंड कहते हैं कि आज जो इक्विटेबल रूल्स ऑर्डिनरी कोर्ट्स अप्लाई करते हैं, पहले वही रूल्स सिर्फ इक्विटी कोर्ट्स अप्लाई करती थी, यानी डेफिनेशन जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर मेटलैंड्स की डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर डेफिनेशन लिख देते हैं लेकिन एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको जुडिकेचर एक्ट्स का जो कनेक्शन है वो आखिर समझ में आया या नहीं। इसीलिए मेटलैंड के आंसर में हमेशा मेंशन करिए सेपरेट कोर्ट्स, जुडिकेचर एक्ट्स, मर्जर ऑफ कॉमन लॉ एंड इक्विटी, एज वेल एज जो प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ये सब, ठीक है। फिर अब तक हमने 3 पर्सपेक्टिव्स देखे। अरिस्टोटल का देखा, उन्होंने फिलोसफिकल व्यू दिया, फिर सर हेनरी मेन ने हिस्टोरिकल व्यू दिया और फिर मेटलैंड ने प्रैक्टिकल लीगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लेन किया। लेकिन एक जूरिस्ट और थे जिन्होंने इक्विटी को एक लिविंग एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट बताया और वो थे जस्टिस वेस्ट। उनके डेफिनेशन और इक्विटी की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अब हम देखते हैं। तो
जस्टिस वेस्ट ने इक्विटी को एक फिलोसफिकल और डायनामिक कंसेप्ट के रूप में एक्सप्लेन किया एंड उन्होंने कहा कि इक्विटी इज एन इंटेलेक्चुअल एनर्जी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन द मेंटल स्टैंड पॉइंट ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक है, तो अगेन ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी फिलोसफिकल साउंड करती है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ की जो जस्टिस वेस्ट हैं वो कहना चाहते थे कि इक्विटी कोई फिक्स्ड या स्टैटिक रूल नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो चेंज होती है, बदलती है, लोगों की थिंकिंग बदलती है, मोरालिटी चेंज होती है और जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो भी इवॉल्व होता है, वैसे वैसे इक्विटी भी इवॉल्व होती रहती है। यानी इक्विटी एक लिविंग कंसेप्ट है। इसीलिए जो बात 200 साल पहले लाइक फेयर मानी जाती थी, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही फेयर मानी जाए। सोसाइटी के वैल्यूज़ जो हैं वो बदलते हैं और इक्विटी भी उन वैल्यूज़ के साथ डेवलप होती रहती है। ठीक है, एक टाइम था जब विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स बहुत लिमिटेड मिलते थे। आज डॉटर्स को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर कोपासरी राइट्स मिलते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस हरासमेंट या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी राइट्स या फिर प्राइवेसी या डिजिटल राइट्स और इन्वायरमेंटल जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स पहले इतने स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते थे, लेकिन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बदली और कोर्ट्स ने भी जस्टिस को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। यही जो जस्टिस वेस्ट की थिंकिंग है वो दर्शाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इज कि इक्विटी इज बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड कंसाइंस रादर दैन रिजिड लीगल रूल्स। ठीक है, तो ये इक्विटी का फाउंडेशन है। इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव है फेयरनेस। स्ट्रिक्ट रूल्स हर सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए इक्विटी कंसाइंस को इम्पोर्टेंस देती है। यानी जज सिर्फ लॉ की वर्डिंग नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि जस्टिस किस में है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस वगैरह को भी देखता है। देन सेकेंड इज कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो ये सबसे फेमस इक्विटेबल मैक्सिम भी है। इसका मतलब है कि इक्विटी कभी लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये लॉ के अगेंस्ट अननेसेसरी इंटरफेयर भी नहीं करती, ये सिर्फ उसको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी भी प्रिस्क्राइब करता है, फिजियोथेरेपी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करती, उसको सपोर्ट करती है, वैसे ही इक्विटी जो है वो लॉ को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट इज कि इक्विटी इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। तो स्टैट्यूटरी लॉ अमेंड होने में ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन इक्विटी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो सकती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोर्ट्स नए सिचुएशंस में भी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज कि इक्विटी फोकसेस ऑन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इक्विटी सिर्फ राइट्स नहीं देखती, कंडक्ट भी देखती है। अगर कोई पर्सन खुद डिसऑनेस्ट हो, फ्रॉड करे या बैड फेथ में कोर्ट में आए, तो कोर्ट इक्विटेबल रिलीफ जो है वो डिनाई कर सकती है। इसी से एक फेमस मैक्सिम जो है वो भी डिराइव होती है, दैट इज ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज की इक्विटी इंटीग्रेट्स एथिक्स एंड मोरालिटी विद लीगल रूल्स। तो लॉ और मोरालिटी हमेशा सेम नहीं होते, लेकिन इक्विटी इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करती है। इसीलिए इक्विटी सिर्फ लीगल करेक्टनेस नहीं है, मॉरल करेक्टनेस को भी इंपॉर्टेंस जो है वो देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि इक्विटी प्रोटेक्ट्स वीकर पार्टीज इन लीगल रिलेशनशिप्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आज के लीगल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल बार्गेनिंग पावर से नहीं होता, कभी एक पार्टी बहुत पावरफुल होती है और दूसरी जो है वो वनरेबल होती है, तो इक्विटी वीकर पार्टी को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। तो ये एग्जाम का एक फेवरेट पॉइंट है। इन पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट द पर्सन, ना कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो कॉमन लॉ कई बार प्रॉपर्टी को फोकस करता था, लेकिन इक्विटी इंडिविजुअल के कंडक्ट और ऑब्लिगेशन पर फोकस करती है। ठीक है, एंड इसी प्रिंसिपल की वजह से इंजंक्शंस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसी जो रेमेडीज हैं वो पॉसिबल होती हैं। देन नेक्स्ट इज कि इक्विटी ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। तो ये इक्विटी की सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक है। लॉ का पर्पस जस्टिस है, लेकिन कभी कभी प्रोसीजर इतना टेक्निकल हो जाता है कि एक्चुअल जस्टिस पीछे रह जाती है। वहाँ इक्विटी दोनों के बीच ब्रिज बनाती है। कहा जाता है कि इक्विटी ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट में पूरा जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने मीनिंग ऑफ इक्विटी देखी, वो आता है लैटिन वर्ड एक्विटास से, जिसका मतलब होता है फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी। ठीक है, एंड फिर हमने पर्पस की बात की कि आखिर इक्विटी का पर्पस क्या है, दैट इज टू करेक्ट इनजस्टिस, देन टू सप्लीमेंट कॉमन लॉ एंड टू प्रिवेंट अनफेयरनेस। फिर हमने डिफरेंट जुरिस्ट के डेफिनेशंस को डील किया, जिसमें हमने बात की एरिस्टोटल के डेफिनेशन की, जो कि कहते हैं कि करेक्ट्स डिफेक्ट्स ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, देन सर हेनरी मेन, उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है दैट इज अ सेपरेट बॉडी ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन फेयरनेस। फिर मेटलैंड
ने कहा कि इक्विटी जो है वो रूल्स होते हैं अर्लियर जो कि एडमिनिस्टर किए जाते थे बाय इक्विटी कोड्स, एंड जस्टिस वेस्ट ने एक डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कंसेप्ट दिया इक्विटी का। फिर हमने इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर की बात की, ठीक है, जिसमें हमने देखा फेयरनेस एंड कंसाइंस, देन इक्विटी फॉलोज द लॉ, देन इक्विटी इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ठीक है, देन इक्विटी जो है वो फोकस करता है कंडक्ट के ऊपर, देन इक्विटी इंटीग्रेट करता है एथिक्स एंड मोरालिटी को, फिर इक्विटी प्रोटेक्ट करता है वीकर पार्टीज को, देन इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, एंड द लास्ट इज कि इक्विटी ब्रिजेस द लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इक्विटी कोई ऑर्डिनरी लीगल कंसेप्ट नहीं है, ये लॉ का लाइक सोल है, जहाँ लॉ की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन इनजस्टिस क्रिएट करती है, वहाँ इक्विटी इंश्योर करती है कि जस्टिस सिर्फ किया ही ना जाए बल्कि फेयरली किया जाए। इसीलिए इंग्लिश जुरिस्ट ने कहा था कि कॉमन लॉ और इक्विटी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है बल्कि कंपेनियंस है, ठीक है। और लॉ स्ट्रक्चर देता है और इक्विटी उस स्ट्रक्चर में लाइक फेयरनेस और कंसाइंस का एलिमेंट जो है वो ऐड करती है। एंड अगर आप जुडिशरी, एपीओ, यूजीसी, नेट, एलएलबी या एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को सिर्फ डेफिनेशंस के रूप में मत याद कीजिए, हर जुरिस्ट की फिलोसफी, हर कैरेक्टरिस्टिक का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और इक्विटी का कनेक्शन जस्टिस से ज़रूर समझिए, ठीक है। इसी अंडरस्टैंडिंग से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू इक्विटी एंड ट्रस्ट ओनली, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।